तो ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया। तो ब्रिक्स का इस बार 16वां शिखर सम्मेलन था, जो कि हुआ है रूस के कजान में। ठीक है, तो रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन हो गया। और इसमें ब्रिक्स के में इसके सम्मेलन में अभी तक 5 जो मेंबर थे वही ऐड होते थे। इस बार 4 नए मेंबर आए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कौन कौन? मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, ये 4 मेंबर भी इस बार ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल हुए, यानी कि ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। 16वां सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ पर? रूस के कजान में 22 से 23 अक्टूबर तक। ठीक है, अब इन्हें शामिल होने की मंजूरी पिछले 15वें शिखर सम्मेलन में मिल गई थी। ये मंजूरी सऊदी अरब और अर्जेंटीना को भी मिली थी। अच्छा, हम ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं। ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने जो है कि इसी पेंसिल्स को डार्क कर रखा है। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये नए 4 मेंबर थे। इसके अलावा सऊदी अरब और अर्जेंटीना को भी ब्रिक्स की मेंबरशिप दे दी गई है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेंबर बनने की वो इन्होंने पूरी नहीं की। किसने? सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने। ठीक है, ओके। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार इस सम्मेलन के अध्यक्ष रहे, क्योंकि कजान में हुआ था। और नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिक्स का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2009 में येकाटेरिनबर्ग, रूस में हुआ था, आपको पता ही है। 2012 में इसका पहला सम्मेलन भारत में हुआ, मतलब इसका पहला नहीं, भारत में इसका पहली बार सम्मेलन जो हुआ 2012 में हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, 2010 में ब्रिक्स बन गया और 2011 में पहली बार सान्या चीन में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ था। इसके अलावा 2016 में दूसरी बार गोवा में इसका सम्मेलन हुआ और तीसरी बार 2021 में कोविड टाइम में ऑनलाइन मोड में भारत की मेज़बानी में सम्मेलन हुआ था। तो खैर 16वां सम्मेलन कजान रूस में हो गया और आगामी 17वां सम्मेलन जो होना है वो अगले वर्ष 2025 में ब्राज़ील में प्रस्तावित है। इस बार इस शिखर सम्मेलन की थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है सर, सम्मेलन में 2 खास बैठकें हुई, एक सदस्य देशों की आपसी बैठकें और दूसरी जो आमंत्रित सदस्य देश होते हैं उनके साथ। अच्छा, जो आमंत्रित सदस्य देश हैं ब्रिक्स में, उन्हें कहा जाता है ब्रिक्स आउटरीच के मेंबर। ब्रिक्स आउटरीच यानी कि ऐसे मेंबर्स जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। ब्रिक्स अब विश्व की कुल आबादी का 40% अपने अंदर रखता है और ब्रिक्स की कुल जो अर्थव्यवस्था है, कुल जीडीपी, उसका 30% जो है वो ब्रिक्स के हिस्से में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिक्स में इस बार के सम्मेलन में एक नई बात हुई है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी कि एक देश के बाहर दूसरे देश की सीमा में पेमेंट को सुगम बनाने के लिए, रुपए के लेन देन के लिए, यानी करेंसी के लेन देन के लिए ब्रिक्स पे नाम से व्यवस्था शुरू करने की सहमति बनी है। जैसे होता है ना रुपए, तो ये रुपए तो खैर कार्ड हुआ, जैसे यूपीआई होता है इंडिया में यूपीआई, तो उस तरह से ब्रिक्स के देशों के आपस में एक नया ऐप होगा जिसका नाम होगा ब्रिक्स पे, जिससे कि जो ब्रिक्स के देश हैं उनके बीच में आपस में रुपए का लेन देन या करेंसी का लेन देन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इस बार ब्रिक्स आउटरीच बैठक में 13 अन्य देश आए थे जिन्हें बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया। ठीक है, ये बात हो गई। तो ब्रिक्स की इस बैठक में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, करीब 5 साल के बाद भारत और चीन के बीच में शिखर बातचीत हुई, या भारत और चीन के जो नेता हैं, शीर्ष नेता मोदी जी और जिनपिंग, वो आपस में एक फॉर्मल डायलॉग के लिए मिले। एक्चुअली अप्रैल 2020 में भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों में आपस में झड़प हो गई थी। उसके बाद से कोई शिखर बैठक हुई नहीं थी। तो कजान के इस ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसी बैठक में मोदी जी और जिनपिंग की बैठक में तय हुआ
कि हम जो हमारी सीमा है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, इसमें सहमति बनी। इससे पहले ही भारत के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने घोषणा कर दी थी कि दोनों देशों के बीच में सहमति हो गई है कि हम लोग जो अप्रैल 2020 से पहले वाली जो स्थिति थी सीमा पर, उसी को बरकरार रखेंगे। और हाँ, ये ज़रूर है कि इस बैठक के बाद ही डेमचोंग और डेपसोंग, ये 2 इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश के आसपास, यहाँ से दोनों सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। यानी कि अगर पूछे कि दोनों सेनाएं कहाँ से पीछे हटी, तो डेमचोंग और डेपसांग से, बाकी जगह से नहीं। तो डेमचोंग और डेपसोंग के इलाकों से भारत चीन ने माना कि भाई जो अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति को यहाँ पर बनाए रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत चीन के बीच में सीमा विवाद सुलझ गया हो। ठीक है, ओके। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अक्टूबर में भारत की यात्रा की, और भारत की उनकी पहली ऑफिशियल यानी कि राजकीय यात्रा थी। वैसे वो भारत आ चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल या राजकीय यात्रा जो थी उनकी, वो भारत में पहली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया, उसी के साथ अब आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन एक साथ ही हुआ। ये 44वां और 45वां दोनों ही था एक साथ। इस शिखर सम्मेलन में ये शिखर सम्मेलन जो हुआ 9 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ, और 44वां और 45वां दोनों एक साथ हुए। कहाँ पर? लाओस की राजधानी वियंतियाने में। तो यहाँ पर आसियान के अलावा, आसियान शिखर सम्मेलन के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ASEAN +3 शिखर सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, सभी एक साथ इस जगह पर वियंतियाने लाओस में हुए। ठीक है, भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए, और इन सभी बैठकों की अध्यक्षता लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफोनडोन ने की। ठीक है, अच्छा, एक बार पूछा गया था कि ASEAN +3 में कौन आते हैं, तो आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की जो बैठकें होती हैं उन्हें ASEAN +3 कहते हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसमें आसियान और इसके अलावा पूर्वी एशिया के कुछ देश जो हैं वो भागीदारी करते हैं, जिसे हम कहते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है। तो लगभग आसियान की जितनी बैठकें होती हैं उसमें भारत को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, इस बार जो आसियान शिखर सम्मेलन था उसकी थीम थी आसियान कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाना। आसियान में कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाना। ठीक है, अगला यानी कि आगामी यानी कि 46वां शिखर सम्मेलन जो आसियान का होगा, 46वां और 47वां दोनों एक साथ होंगे। ये होंगे 2025 में मलेशिया में। 10 देशों का ये संगठन है, 8 अगस्त 1967 को बना था, और इसमें 10 सदस्य हैं, और इसमें अब 11वां सदस्य बनेगा ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते। ठीक है ना, इसका पुराना नाम था ईस्ट तिमोर, अब नया नाम हो गया इसका तिमोर लेस्ते। ये आसियान का 11वां सदस्य बनेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वही जो भूख की स्थिति विभिन्न देशों में उसके लिए जो इंडेक्स या सूचकांक जारी होता है, तो 2024 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो जारी हो चुका है। भारत में अगर भूख की स्थिति की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इसमें थोड़ा सा इस बार सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी भारत में जो भूख की स्थिति वो गंभीर है। अलार्मिंग नहीं, गंभीर यानी कि सीरियस है। भूख की स्थिति भारत में अभी भी सीरियस है। वर्ष 2023 की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत का स्थान 11वां था, लेकिन इस बार वर्ष 2024 की रिपोर्ट है उसमें 127 देशों में भारत का जो स्थान है वो 105वां है। 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है। इस मामले में अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा बाकी सारे देश हमसे बेहतर स्थिति में हैं। पाकिस्तान का स्थान है 109वां, और भारत के पड़ोसी देशों में 109वें स्थान पर पाकिस्तान और 116वें नंबर पर अफ़गानिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी देश हमसे भूख की स्थिति के मामले में बेहतर स्थिति में। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो इसमें 127 देशों के लिए इस बार रैंकिंग की गई और इसमें भारत का जो स्थान है वो 105वां, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा। भारत का स्थान 105वां है और इसमें सबसे निचले लेवल पर है सोमालिया 127वें नंबर पर, उससे ऊपर यमन 126 और चाड 125वें नंबर पर है। ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है। अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसकी जो रेंज है, इसमें इंडेक्स दिया है, सूचकांक दिया जाता है। सूचकांक में अगर आपका आपका इंडेक्स वैल्यू जो अगर 0 से 9.9 तक है तो ये कैटेगरी कही जाती है भूख की निम्न स्थिति, लो, यानी कि जो भूखमरी है आपके यहाँ बहुत कम है। ठीक है, उसी तरह से 10 से 19.9 तक मॉडरेट, फिर सीरियस, फिर अलार्मिंग और फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो भारत जो है वो भूख की गंभीर या सीरियस स्थिति में है। ठीक है, और उसके ऊपर रैंकिंग आ जाती है अलार्मिंग और फिर आ जाती है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। भारत की रैंक जो है वो 105वीं है। आगे चलते हैं। भारत की रैंक 105वीं है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसको नापने का, इस इंडेक्स को बनाने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बताऊं, इसके जो हैं पैरामीटर जो हैं वो हैं अंडर न्यूट्रिशन यानी कि बालकों का अल्प पोषण। इसमें 4 पैरामीटर हैं, 4 मानक हैं। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब यहाँ पर ये जो चाइल्ड स्टंटिंग है, इसका मतलब है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अगर बात करें तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि सामान्य ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले बच्चे, और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है सामान्य भार से कम भार वाले बच्चे। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि नवजात शिशु या नहीं, शिशु मृत्यु दर, और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का मतलब अल्प पोषण। तो अल्प पोषण कम वजन, अल्प पोषण कम वजन और बाल मृत्यु दर, और चौथा क्या है, कम वजन कम ऊंचाई, कम वजन कम ऊंचाई, कम पोषण या अल्प पोषण, और चौथा क्या है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, बाल मृत्यु दर, अल्प पोषण, कम वजन और कम ऊंचाई। ये 4 पैरामीटर हैं जो किसी भी देश में हंगर इंडेक्स को मापने के पैमाने में शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल अवार्ड दे दिए गए हैं, तो नोबेल अवार्ड, इस स्क्रीन को मैं रोटेट कर लेता हूँ, आप भी रोटेट कर लेना, पूरे पेज पे आएगा नहीं इस तरह से, आप भी रोटेट कर लेना। तो नोबेल अवार्ड दे दिए गए हैं। आपको पता है कि नोबेल अवार्ड जो है शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, इसे चिकित्सा ही बोल देते हैं, शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो पहले नहीं दिया जाता था, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा, और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में दिया गया था। ठीक है, ओके, और नोबेल अवार्ड जो है 1901 से दिए जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ यह है कि ना, चीज़ें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको याद रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बोल देता हूँ, क्या पता कुछ दिमाग में, मेमोरी में आपके रह जाए। चीज़ें क्या हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसके जो विजेता हैं उसका चयन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, वो करती है। यानी कि स्वीडन में स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो किसका चयन करती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र का के विजेताओं का। साहित्य के लिए इसका चयन करती है नोबेल स्वीडिश अकेडमी, ठीक है ना, और
चिकित्सा मेडिकल के लिए स्वीडन का ही जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो इसका सिलेक्शन करता है। और जो शांति के पुरस्कार हैं उनका चयन कौन करता है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो नोबेल कमेटी है वो इसका चयन करती है। नॉर्वे की राजधानी में शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन किया जाता है। इसका वितरण हर साल 10 दिसंबर को नोबेल की जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर ही किया जाता है। वो कहाँ पे किया जाता है? स्वीडन में, स्टॉकहोम में। जबकि शांति का जो पुरस्कार है इसी दिन दिया जाता है, लेकिन वो स्टॉकहोम में ना दे करके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या 9.24 करोड़ रुपए इस अवार्ड में दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड इस बार किसको किसको मिला है इसको देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है अमेरिकी साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। दोनों अमेरिका के हैं। कौन? एक हैं विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रूकुन। इन दोनों को मिला है ये एक साथ। और इनको ये अवार्ड किस लिए मिला है? इनका अवार्ड मिला है जो माइक्रो आरएनए है, आप सिंपल आरएनए याद रखें, उसके साथ माइक्रो जोड़ दें, या सूक्ष्म आरएनए, उनकी खोज के लिए अवार्ड मिला है मेडिकल के लिए। अच्छा, माइक्रो आरएनए की खोज से हुआ क्या है, ये हमें ये जानने में सहायता मिली है कि डायबिटीज़ और कैंसर रोग की एक्चुअल वजह क्या है। तो पता चला कि साहब डायबिटीज़ और कैंसर जैसे जो रोग हैं उनकी वजह है जीन की संरचना या जीन की बनावट या जीन कोड में बदलाव होना। तो जीन में किस तरह से बदलाव होता है, कैसे होता है, क्या होता है, और वो बदलाव, वो गड़बड़ी कैंसर और डायबिटीज़ जैसे रोगों की एक वजह बनती है। इस रिसर्च को करने के लिए इन दोनों साइंटिस्ट का योगदान था। जीवों के विकास में जीन की क्या भूमिका होती है और जीन की संरचना या जीन की बनावट जीवों के विकास को किस तरह से प्रभावित करती है। जीन का जो सेट है या जीन का जो कोड है वो सेल्स के डेवलपमेंट को किस तरह से प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें जो खोजी हैं वो खोजी हैं किन्होंने? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन ने। गैरी एम्ब्रोस इसका शॉर्ट फार्मूला मैंने बना दिया है, दोनों अमेरिका के हैं। इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। और सबसे पहले जो घोषणा की जाती है वो चिकित्सा के नोबेल की ही की जाती है सबसे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। भौतिक विज्ञान का जो नोबेल है वो आजकल खूब आप सुन रहे हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। तो एआई को मशीन लर्निंग भी कहते हैं, यानी कि मशीन किस तरह से सीख लेती है। जैसे हम इंसान सीखते हैं उसी तरह से मशीन भी सीख लेती है। नहीं तो होता है क्या, कंप्यूटर में आपने एक सॉफ्टवेयर दे दिया, वो उसी के हिसाब से काम करेगा, नई समस्याओं के बारे में वो कुछ सोचेगा नहीं। तो नई तरह तरह की समस्याएं अगर आएंगी तो कोई मशीन जो है उसे अपने हिसाब से उन समस्याओं का समाधान कर ले। तो इस प्रोसेस को हम मशीन लर्निंग कहते हैं, और आज इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के नाम से। ठीक है। तो मशीनों का इंसानी दिमाग की तरह सोचना और समझना, इसकी नींव रखी थी जॉन जोसेफ हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने। ठीक है। तो इन दोनों को इस काम के लिए फिजिक्स का नोबेल दिया गया। किसके लिए? मशीन लर्निंग की बुनियाद डालने के लिए दोनों को इसका नोबेल दिया गया। अब इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं जिससे कि इसे याद करने में आसानी हो जाए। ले आओ। अब क्या कभी इनकी खोजों से जो मशीन लर्निंग है उसकी बुनियाद रखी गई है, और या कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी गई है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए दरवाजे खोले हैं। तो ये जो है जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर माना जाता है। ठीक है। तो जोसेफ हॉपफील्ड जो हैं वो अमेरिका में हैं, और जो दूसरे हैं जेफरी हिंटन, ये ब्रिटिश कनाडाई हैं, यानी कि ब्रिटिश मूल के कनाडा के सिटीज़न हैं। आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान का जो नोबेल दिया गया है वो इस खोज के लिए दिया गया है कि प्रोटीन किस तरह से बनते हैं, प्रोटीन जो हैं वो किस तरह से बन सकते हैं, और क्या हम प्रोटीन को लैब में बना सकते हैं या आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। इस काम के लिए जो नोबेल अवार्ड है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का, वो अमेरिका के डेविड बेकर और जॉन जम्पर
और ब्रिटेन के डेमिस हसाविस को दिया गया। यानी कि आप देखें कि मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा का नोबेल 2 लोगों को, फिजिक्स का नोबेल 2 लोगों को और केमिस्ट्री का जो नोबेल है वो 3 लोगों को दिया गया। कौन? डेविस बेकर अमेरिका का, जॉन जंपर अमेरिका के और ब्रिटेन के डेमिस हसाविस, इन तीनों को। तो जो प्रोटीन की संरचना है उसको डिकोड करने के लिए, या प्रोटीन किस तरह से बनती है, इस खोज के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है साहित्य का नोबेल। तो साहित्य का नोबेल जो जीता है वो दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं हान कांग। हान कांग ने लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल जीता है। दक्षिण कोरिया की हैं ये, और ये क्या लिखती हैं? ये लिखती हैं इस तरह की, इनकी रचना शैली जो है कि वो काव्य और गद्य का मिला जुला रूप है। यानी कि काव्य और गद्य दोनों को मिला करके ये अपनी राइटिंग्स करती हैं। और इनकी राइटिंग्स में इतिहास में, अतीत में जो शोषण हुए लोगों के, उनका चित्रण अक्सर रहता है, या मानव जीवन किस तरह से संघर्ष करता है उसका चित्रण रहता है। अच्छा, ये नोबेल अवार्ड जीतने वाली, साहित्य का नोबेल अवार्ड जीतने वाली न केवल पहली एशियाई महिला हैं, साहित्य का नोबेल जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं, और कोई नोबेल अवार्ड जीतने वाली दक्षिण कोरिया की मात्र ये दूसरी नागरिक हैं। ध्यान रखना, कौन? हान सांग, दक्षिण कोरिया की, जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला है। ये पहली एशियाई महिला हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है। शांति के लिए जो नोबेल अवार्ड मिला है वो एक संगठन को मिला है। वो संगठन जो है बरसों से इसके लिए काम कर रहा है कि दुनिया में फिर से एटॉमिक वार ना हो, दुनिया में फिर से एटॉमिक वार ना हो। और ये संगठन है, उसका नाम है, इस संगठन का नाम है निहोन हिंदाक्यो। ये जापान का संगठन है, और जापान में इसको कहा जाता है हिबाकुशा। ऐसे लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है जो हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम ब्लास्ट के बाद जिंदा बच गए थे। इन्हीं लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और इसका मकसद क्या है कि दुनिया में फिर से एटॉमिक वार ना हो। ये परमाणु हथियारों के खिलाफ काम करते हैं। इसका नाम है निहोन हिंदाक्यो, निहोन हिंदाक्यो। ठीक है, और इन्हीं लोगों को नोबेल शांति अवार्ड इस बार मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल मिला है वो किस काम के लिए मिला है? अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो इस काम के लिए मिला है कि कुछ लोगों ने ये रिसर्च की कि किस तरह से किसी देश का सामाजिक ताना बाना, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, उस देश की प्रशासनिक राजनीतिक संस्थाएं उस देश के विकास पर कैसा असर डालती हैं। यानी कि ये सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संगठन अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो उस देश में जो विकास का स्तर होगा बेहतर होगा, और अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो ये स्तर जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो इस बार ये अवार्ड जो मिला है, ये मिला है एक तुर्की मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं डेरेन एस मोगलू, ठीक है, और ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन, और ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन। इनको ये अवार्ड मिला है कि किसी भी देश की संपन्नता में वहाँ की सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का क्या योगदान होता है, इसको इन्होंने समझा है। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही।